सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताना। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त वंश। आज हम गुप्त वंश के बारे में सारा कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। देखो, यदि पूरा कॉन्सेप्ट जान लोगे तो कोई एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप लोग तुरंत ही कर जाओगे। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि पूरा गुप्त वंश के बारे में एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पूरा स्टोरी की तरह मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन आप लोग क्या करो कि एकदम ध्यान से वीडियो देखो। ठीक है? अच्छा, देखो, जो गुप्त वंश था वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग वंश था। जो गुप्त वंश के संस्थापक थे उनका नाम था श्रीगुप्त। पर पहला ताकतवर जो शासक था गुप्त वंश में वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। इस व्यक्ति ने 319 मतलब 319 ईस्वी में एक कैलेंडर चलाया और वो था गुप्त संवत। लेकिन चंद्रगुप्त जो फर्स्ट था उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था समुद्र। नाम से आप लोग परिचित होंगे। भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। इसे मतलब पूरे भारत पर अटैक किया था। समुद्रगुप्त ने पूरे भारत पर अटैक किया था। ताकत बढ़ाई या नहीं बढ़ाई, विदेशियों को भी जाकर, जो उस टाइम पे विदेशी भी, आप लोगों ने इसके पहले पढ़ रखा है कि विदेशी और इंडियन दोनों शासक कर रहे थे। जब समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया होगा तो विदेशियों की भी बहुत सारी पिटाई हुई होगी उस टाइम पे। अच्छा, समुद्रगुप्त का एक तरीका था। जो समुद्रगुप्त हैं, जब ये किसी पर आक्रमण करते थे तो ये उस राज परिवार होता था कि किसी ना किसी महिला से जबरन या तो खुद शादी कर लेते थे या तो अपने बेटों से करवा देते थे। फायदा क्या होता था, समझो आप लोग। एक बार राजा से लड़कर हार गए तो दुश्मनी मोल लेनी पड़ती थी, लेकिन राजा को हरा कर उनके परिवार में शादी कर लिया, मतलब रिलेशन हो गया। और ऊपर से हर 6 महीने पर राजा से कहते थे कि जो सोना चांदी हीरे जवाहरात है उसे पहुंचाते रहना। अच्छा, सोचो जरा कि 50 राजाओं को हरा दिया तो इनकम शुरू हो गई थी। इनकम आने लगी थी या नहीं? जब ये ऐसे हरा दिया तो सबसे बैठे बिठाई इनकम लेते थे। और इनका नाम था समुद्रगुप्त। पर तरीका थोड़ा सा गलत था। समुद्रगुप्त के दो बेटे थे। एक का नाम था रामगुप्त और दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त सेकेंड। अच्छा, रामगुप्त को इतिहास में सर्मगुप्त का दर्जा भी दिया गया है। इनको शर्म भी नहीं आती थी, अभी देखेंगे कैसे। और जो चंद्रगुप्त सेकंड थे ये बड़े स्ट्रांग थे, लेकिन बड़े गंभीर छवि के थे। है ना? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इन्हीं को कहते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड को। देखो, अभी एक बार ध्रुव स्वामिनी नाम की महिला को समुद्रगुप्त अपने साथ लेकर आए और उनकी शादी करवाना चाहते थे चंद्रगुप्त सेकंड से। पर जैसे बाहुबली मूवी देखी होगी आप लोगों ने, बाहुबली मूवी में देवसेना से शादी बाहुबली करना चाहता था, लेकिन भल्लाल ने अपना रिश्ता भिजवा दिया। वैसे ही रामगुप्त आगे आए, बोले पिताजी हमको ध्रुव स्वामिनी बहुत पसंद है, शादी करवा दो। बाद में कोई लाना तो करवा देना इनसे। चंद्रगुप्त सेकंड कुछ नहीं बोले, ध्रुव स्वामिनी से रामगुप्त की शादी हो गई। अच्छा, जब समुद्रगुप्त की डेथ हुई तो अगला किंग बना रामगुप्त। लेकिन इनके दुश्मन भी निगाह गड़ाए हुए थे कि जब गुप्त वंश कमजोर होंगे तो हम भी पीटेंगे इनको, क्योंकि समुद्रगुप्त को तो कोई हरा नहीं सकता था। शक, एक थे शक, वो गुजरात साइड में रहते थे। शकों के समुद्रगुप्त की दुश्मनी थी। अब जब समुद्रगुप्त की डेथ हो गई तो शकों ने गुप्त साम्राज्य पर अटैक कर दिया। जो रामगुप्त था डर कर बोला, भाई कुछ मतलब ले दे के मामला क्लियर कर दो, लड़ो मत, चले जाओ। शकों ने कहा, अपनी बीवी को ला कर देते हो, मैं चला जाता हूँ। थोड़ा फील करो, आपके पिताजी भी तो यही करते थे, आप भी तो महसूस करो थोड़ा। बेशर्म टाइप का व्यक्ति था ये रामगुप्त। बोला, ले जाओ, गिफ्ट की ही तो थी। ये तो छोटी सी बात है, ले जाओ। आप इस देखो, इसीलिए रामगुप्त को, जो रामगुप्त थे, इनको सर्मगुप्त का भी दर्जा प्राप्त हुआ इतिहास में। अब बाहुबली, अगर किसी महिला का अपमान करता है कोई तो उसकी उंगलियां मत काटो, काटो तो सीधा सिर, सिर काट दो। अब इनको लगा कि गुप्त वंश की मर्यादा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये व्यक्ति रूप बदल कर ध्रुव स्वामिनी के मेकअप में गए। चंद्रगुप्त सेकंड पहले शक राजा का गला काटा, वापस आए अपने बड़े भाई का गला काटा,
फिर विधवा ध्रुव स्वामिनी के गले में जयमाला डाल दी और विधवा पुनर्विवाह का एग्जाम्पल पेश कर दिया। और अब शासक बन गए चंद्रगुप्त सेकेंड। बाद में जाकर शकों का समूल विनाश कर दिया, एक एक को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। इसीलिए इतिहास में ये कहे जाते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही स्ट्रांग थे, ताकतवर थे। इन्हीं के दरबार में पहला चीनी यात्री आया था और वो नाम था उसका फाहयान। नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन्हीं के दरबार में शोभा बढ़ाया करते थे महाकवि कालिदास। और इन्हीं की दरबार में रहते थे मैथ के अच्छे जानकर, जानते होंगे आप लोग, आर्यभट्ट। ये एस्ट्रोनॉमी भी जानते थे। अच्छा, वाराह मिहिर, ये भी खगोलज्ञ थे, ये भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। दुनिया में इनसे पहले कोई रिसर्च वगैरह नहीं है। मतलब दुनिया में ये जो लोग थे खगोलज्ञ थे, ऊपर चांद सितारा जो भी नहीं है, इनके बारे में जो भी आजकल नॉलेज है, इनसे पहले की कोई रिसर्च नहीं मिलती विश्व के इतिहास में। और अगले व्यक्ति थे धन्वंतरी। इनको जानते होंगे आप लोग, फादर ऑफ आयुर्वेदा थे ये। बहुत स्ट्रांग थे ये लोग। ठीक है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इनका एक बेटा किंग बना, नाम था कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना है आप लोगों ने? नालंदा विश्वविद्यालय, इन्हीं ने ही इसकी स्थापना किया था, कुमारगुप्त फर्स्ट ने। अच्छा, आप लोग ये बताओ, अभी मैंने आप लोगों को ध्रुव स्वामिनी बताया, ये ध्रुव स्वामिनी बुक किसने लिखी थी? आप लोग एक कमेंट में करके बताना। ठीक है। अच्छा, इसी के समय में सेंट्रल एशिया में एक जाति थी, वो हूड नाम से जानते थे, हूड। अच्छा, हूड इतने बर्बर थे, यूरोप पर अटैक करके बहुत सारे शहर ध्वस्त कर दिए थे। लेकिन जब भारत पर अटैक किया तो कुमारगुप्त का एक बेटा था जिसका नाम था स्कंदगुप्त फर्स्ट। ठीक है। और स्कंदगुप्त ने कूड़ों को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। ठीक है। सिर्फ स्कंदगुप्त फर्स्ट ने, स्कंदगुप्त नाम था। ठीक है। और उन्होंने हूड़ों को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। तो आपको लग रहा है दुनिया का कोई, जो दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी हो सकती है जो गुप्तों को हरा सके? गुप्त वंश, अच्छा बताओ कब से कब तक था? 550 ईस्वी तक था। इसके कितने साल बाद भारत पर मुस्लिम अटैक शुरू हो जाएगा? लगभग 150 साल बाद, 150 साल बाद। मतलब आज की डेट में हम लोग इतने स्ट्रांग हैं, लेकिन 150 साल बाद, 150 साल बाद हम कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा, ऐसा हुआ क्या था? हम इसको देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे इसकी। ठीक है। अच्छा, याद रखो कि गुप्त वंश के बाद एक शासन हुआ, वो था पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। हर्षवर्धन का नाम सुना है आप लोगों ने? बहुत ही ताकतवर थे ये। और इनका शासन काल था 580 से लेकर 647 ईस्वी तक। जो हर्षवर्धन थे, ये जो बौद्ध धर्म था, बहुत अच्छे फॉलोवर थे। कन्नौज, यूपी और प्रयाग में बौद्धों की काउंसिल कराई थी इन्होंने। हर्षवर्धन के दरबार में ही आया था एक मशहूर चीनी यात्री, नाम था वेनसांग। लेकिन समस्या तब हुई जब हर्षवर्धन को एक राजा हुआ और जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा था। ठीक है। और ने हरा दिया। अब भारत पर एक ताकतवर वंश का क्या हुआ, पूरा खत्म हो गया। यह जो पुलकेशिन द्वितीय था, ये अपने टाइम पे बहुत स्ट्रांग था। ये पहले तो पल्लवों से लड़ाई करता था अपने टाइम पे, जो इसके बगल में थे तमिलनाडु साइड में। ठीक है। उसके बाद इसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वहां पे गुजरात में रहते थे गुर्जर वगैरह लोग। गुर्ज वहां पे गया, इसने अटैक किया, वहां पे उन लोगों ने इसकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जो परिणाम वाला युद्ध था, वो किससे था? हर्षवर्धन से। और जब हर्षवर्धन, क्या किया, हर्षवर्धन को इन्होंने हरा दिया, तो उसके बाद इनका क्या हो गया, कब्जा। लेकिन बाद में इनका पूरा साइड जो फोकस था साउथ की तरफ था, उधर अटैक होना शुरू हो गया। फिर भारत किसकी राह पे चल गया? गुलामी की राह पे। क्योंकि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, और वो एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट वीडियो होगा, एंड होगा। ठीक है। तो हम उसमें देखेंगे कि भारत कमजोर कैसे हो गया, क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या चीजें हुई थी। यहाँ पे आज ये वीडियो खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।